नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर 2020-21, लेकिन इसके अंतर्गत हम कवर कर रहे हैं 2020 से लगाकर अभी तक की सभी महत्वपूर्ण 1.5-2 साल की घटनाओं को। इसको देखने के बाद में आपका अलग से कुछ भी पढ़ने का मन नहीं भी कर रहा है तो कोई बात नहीं। 3 एपिसोड पहले इसके हम कर चुके हैं और हर एक एपिसोड में 20 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन पहले हम डिस्कस कर रहे हैं और 20 क्वेश्चन इसमें और ऐड होने जा रहे हैं। जरूरत पड़ेगी तो 1-2 एपिसोड और हम कर लेंगे। यूपी पीसीएस 2021 और आरओ एआरओ 2021 एग्जाम के लिए ये बिल्कुल रामबाण सीरीज है। इसको आप देखिए और अन्य लोगों तक भी शेयर करिए। इसका पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। हमारा टेलीग्राम लिंक जो दिया हुआ है उसको फॉलो कर लीजिए। उस पे आपको टेलीग्राम लिंक पर पीडीएफ दे दिया जाएगा। और इसकी प्रैक्टिस अगर करना चाहते हैं तो आईएएस प्रेप एकेडमी ऐप आप डाउनलोड कीजिए और उस ऐप पर इसको फ्री ऑफ कास्ट आप प्रैक्टिस कीजिए। कितना आपने पढ़ा, कितना आपको आता है। उस ऐप पर आपको यूपी पीसीएस और आरओ की टेस्ट सीरीज बेहतरीन प्रश्नों के साथ स्तरीय टेस्ट सीरीज जैसे प्रश्न आते हैं वो भी उपलब्ध कराई जाती है। वहां से आप उसको ज्वाइन करके लाभ उठा सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ भी जानकारी चाहिए तो 6307281212 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है, उस पर जानकारी व्हाट्सएप और कॉल करके ले सकते हैं। स्कूल ऑफ लॉर्ड राम नामक दुनिया की पहली आभासी पाठशाला कहां पर शुरू की गई? ये आभासी पाठशाला है। और लॉर्ड राम क्योंकि चर्चा में बहुत ज्यादा है, राम मंदिर बहुत ज्यादा चर्चा में है, सबकी निगाहें जाती हैं अयोध्या पे, लेकिन अयोध्या इसका सही उत्तर नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ये वाराणसी। वाराणसी में जो ये वर्चुअल पाठशाला शुरू की गई है, इसके बारे में एक फैक्ट और भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका प्रारूप किसने तैयार किया है, स्ट्रक्चर किसने डिजाइन किया है, तो उस व्यक्ति का नाम है प्रिंस तिवारी। और प्रिंस तिवारी जो है बीएचयू में अभी अध्ययनरत है। पहले ये एसबीएम के प्रोडक्ट रह चुके हैं, सरस्वती विद्या मंदिर के। उत्तर प्रदेश में वनवासी समागम का आयोजन कहां किया गया? वनवासी समागम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि राष्ट्रपति महोदय ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। 14 मार्च 2021 की बात है। 14 मार्च 2021 में सोनभद्र में पड़ता है एक स्थान चापकी, और चापकी में इन्होंने नवनिर्मित भवन वनवासी समागम के अवसर पर, वहां पे एक आश्रम है सेवा कुंज आश्रम, वहां नवनिर्मित भवनों का भी उद्घाटन किया था। वनवासी समागम का अर्थ है वनों में रहने वाले जो लोग हैं, खास करके जो एसटीज हैं, उनके कल्चर, उनके प्रोडक्ट, उनकी जीविका, इन सब पर बात करना। और इन चीजों को वैल्यू दिया भी जाना चाहिए और सरकार इसको विभिन्न कोशिशों के माध्यम से दे भी रही है। 16 फरवरी 2021 को महाराजा सुहेलदेव स्मारक और चित्तौरा झील के विकास कार्य की आधारशिला किसने रखी? डेट भी इंपॉर्टेंट है, 16 फरवरी 2021। ये आधारशिला रखने के दौरान उपस्थित रहे योगी आदित्यनाथ, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने ये आधारशिला नहीं रखी, वर्चुअली ये आधारशिला रखी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। नरेंद्र मोदी जी ने ये आधारशिला बहराइच में स्थित है, सुहेल देव जयंती जो मनाई गई और ये पूरा जो कार्यक्रम हुआ ये बहराइच में ही हुआ। और ये वर्चुअली उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया, वो बहराइच आए नहीं और उसका उद्घाटन उन्होंने वहीं से कर दिया, दिल्ली में ही बैठ के। केंद्रीय विद्युत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्री आर के सिंह ने 24 मार्च 2021 को कहां से ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत की? ग्राम उजाला कार्यक्रम है किस लिए? ग्राम उजाला कार्यक्रम सब्सिडी देता है बल्बों पर, एलईडी बल्बों पर। प्रति बल्ब 10 रुपये की वहनीय दर पर बल्ब उपलब्ध कराए जा रहे हैं और इसकी शुरुआत 24 मार्च 2021 को की गई वाराणसी से। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन किस तिथि को किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यूपीपीएससीएस ने कई बार इसको पूछा है, यूपीपीएससी ने विभिन्न एग्जामों में, और 4 और 5 फरवरी दोनों वो देता है। चौरी चौरा के बारे में, डेट के बारे में आपसे पूछता है और दोनों दे देता है डेट। लेकिन यहां पर ध्यान रखना आप, गवर्नमेंट ने भी 4 फरवरी वाली डेट को अप्रूव किया और चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन पीएम मोदी ने 4 फरवरी 2021 को किया। ध्यान रखना आप, 100 साल अभी इस घटना को पूरे हुए हैं। चौरी चौरा वाली घटना को 100 साल पूरे हो गए हैं, 100 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं। इस कारण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। साथ में यहाँ पर हमारी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में थे। उत्तर प्रदेश का पहला वर्चुअल ई कोर्ट कहाँ खोला गया? वर्चुअल ई कोर्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये नई पहल है और उत्तर प्रदेश का जो पहला वर्चुअल ई कोर्ट है ये प्रयागराज में शुरू किया गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ये जो
सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं, इससे लोगों को बहुत आराम मिलेगा। चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में ऐसी चीजें विकसित की जा रही हैं। यूपी में प्रयागराज से ये शुरू हुआ है और धीरे धीरे जो 75 जिले हैं यूपी के, वहां पर इसको बढ़ाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अप्रैल में ये चुनाव संपन्न कराए गए। अप्रैल में जो ये शुरू होने वाले चुनाव थे, ये कितने चरणों में हुए? 15 अप्रैल को पहला चरण हुआ था, 19 अप्रैल को दूसरा चरण हुआ था, 26 अप्रैल को तीसरा और 29 अप्रैल को चौथा चरण, और 4 चरणों में ये चुनाव संपन्न करा दिए गए। और अप्रैल के बाद में आती है मई। 2 मई को इसकी मतगणना शुरू हुई थी, 2-3 मई तक पूरी मतगणना 3 मई को समाप्त हुई। कहीं कहीं रात हो गई उस दिन भी, जैसी भी वोटिंग वैसे होती है। लेकिन ये काउंटिंग की बात आप छोड़ दीजिए तो 4 चरणों में ये संपन्न हुआ, 15, 19, 16 और 29। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। पंचायत चुनाव, ये वोटर लिस्ट कौन तैयार करता है? स्टेट जो इलेक्शन कमीशन होता है वो। इसका जो भारत का इलेक्शन कमीशन है उससे कोई लेना देना नहीं होता है, स्टेट लेवल पर जो स्टेट कमीशन होता है वो। और पंचायत की बात आती है तो जाहिर सी बात है, अनुच्छेद कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है, वो संविधान संशोधन भी आपको ध्यान रखने होते हैं। बात समझ में आ रही है? उसको भी रिवाइज आपको करना होता है। किन अनुच्छेदों की तरफ, किन संविधान संशोधनों की तरफ मैं इशारा कर रहा हूं, आप समझ रहे हैं? तो संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट। मैं बात कर रहा था 73वें संविधान संशोधन की और 74वें संविधान संशोधन की। 73वें के अंतर्गत आपकी ग्रामीण स्तर पर और यहाँ पर शहरी निकायों की बात की जाती है। आपसे पूछ लिया जाए 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो ये 29 विषय इसमें उल्लिखित किए गए हैं। चलिए आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू करने वाला राज्य बना। इसके पहले भी इस पर हमने प्रश्न डिस्कस किए हैं कि कहां और लागू हो रही है, तो इसको आप तीसरे एपिसोड में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। पूरे देश में क्रम देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जो है ये 16वां ऐसा राज्य है, 16वां, जिसने पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू किया है। और इसको लागू करने का मतलब ये नहीं कि पूरे स्टेट में लागू हो गया। जैसे यूपी में ही अभी बात की जाए तो कहां कहां लागू है? एक तो लखनऊ में लागू है और दूसरा कहां पर लागू है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप इसको भी तैयार नहीं कर पा रहे हैं तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। एक तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ में लागू किया गया और दूसरा कहां लागू किया गया, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में मैंने पहले भी बात की है, तो आज इसका आप उत्तर देंगे, इसका उत्तर आप बताएंगे। 13 जनवरी 2020 की बात है जब यहां पर कमिश्नरी प्रणाली लागू की गई। 13 जनवरी 2020, 16वां राज्य बना, है ना। और यहां पर मतलब क्या होता है, जब पुलिस कमिश्नरी के तहत ये सारी चीजें हो जाती हैं तो जिले में जो कुछ थाने हैं उनको इसके अंतर्गत रखा जाता है, बाकी जो थाने होते हैं वो एसपी के अंतर्गत ही होते हैं। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि कौन सा आयोग था जिसने पुलिस तंत्र में सुधार के लिए इसकी व्यवस्था करने की बात की थी, तो एक आयोग था धर्मवीरा आयोग। और धर्मवीरा आयोग जो था उसने 1977 में ही, ये राज्यपाल थे धर्मवीरा, उन्होंने 6ठे राष्ट्रीय पुलिस आयोग के तहत, इन्हीं की अध्यक्षता में धर्मवीरा आयोग जो था ये 6ठा आप कह सकते हैं राष्ट्रीय पुलिस आयोग ही था। तो उसके तहत इन्होंने रिपोर्ट सौंपी थी, तो उसने कहा था कि 5 लाख या उससे अधिक की आबादी वाले जो महानगर है वहां पर पुलिस कमिश्नरी प्रणाली, कमिश्नरेट लागू कर देना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। वैसे ये 16वां है, ध्यान रखना। भारत का पहला कोरोना मेडिकल सेंटर कहां बना? पूरे भारत का बना है और ये उत्तर प्रदेश में बना है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये बनाया गया था नोएडा में। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। पहले चरण की ही बात ये हो रही है जब पहली बार कोरोना आया था। अयोध्या में राम मंदिर किस शैली में बनाया जा रहा है? राम मंदिर में प्रश्न बने ये कोई बड़ी बात नहीं। राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में किया जा रहा है और अयोध्या का जो ये राम मंदिर है इसी की चर्चा हम कर रहे हैं। इसको बनाया जा रहा है नागर शैली में, नागर बेसर द्रविड़। उत्तर से दक्षिण आप जैसे जैसे भारत में बढ़ते चले जाएंगे तो ये नागर, बेसर और द्रविड़ शैलियां आपको मिलेंगी। और ये जो राम मंदिर है ये 5 मंडप वाला होगा और इसका एक गुम्बद बना, 5 मंडप वाला गुम्बद बनेगा, एक शिखर बनाया जाएगा, 161 फीट ऊंचा भी होगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है ना। और 3 से 3.5 साल में बनकर तैयार होने की उम्मीद की जा रही है। और 3 मंजिला ये मंदिर होगा, 3 मंजिला मंदिर का निर्माण ये किया जा रहा है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से सारी चीजें देखी गई हैं कैसे क्या करना है।
उत्तर प्रदेश सरकार सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण कर बनाए गए धार्मिक स्थलों को हटाने के लिए कौन सा नया कानून बना रही है? आपको बताना चाहता हूं, हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसमें ये टोटल व्याख्याएं दी होती है, जैसा कि मैं यहां पर कर रहा हूं। और ये कानून है रेगुलेशन ऑफ पब्लिक रिलीजियस स्ट्रक्चर। ऐसी जमीनें जहां पर सार्वजनिक जमीनें वो थी और मंदिरों का निर्माण कर दिया गया, धार्मिक स्थलों का निर्माण कर दिया गया है, मंदिर मस्जिद कुछ भी धार्मिक स्थल, तो उनको हटाने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने एक स्ट्रक्चर तैयार किया है, नया कानून बनाने जा रही है वो। और जो भी स्थल इसके अंतर्गत आएंगे तो उन पर कार्रवाई करके उनको खाली कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला राज्य होगा? पहले प्रयास किया जा रहा था चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ में ये कोर्स शुरू होने जा रहा था, लेकिन वहां पर ये नहीं हो पाया। ये था न्यूरो ऑटोलॉजी कोर्स, और ये यूपी में शुरू होने जा रहा है। न्यूरो ऑटोलॉजी कोर्स की दिशा में उत्तर प्रदेश अब प्रयास कर रहा है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का अधिनियम 1958 है, उसके तहत मानकों को पूरा करने के बाद ये कोर्स यहाँ पर शुरू हो पाएगा, तो इसलिए प्रयास जारी हो चुके हैं। अर्जुन सहायक परियोजना के बारे में असत्य कथन की पहचान कीजिए। अर्जुन सहायक परियोजना में कई प्रश्न आपसे बन सकते हैं। 2600 करोड़ रुपए की ये सिंचाई परियोजना है, धसान नदी पर बनाई जा रही, जो सबसे इंपॉर्टेंट इसके बारे में है। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग अलग बनाए जा सकते हैं और दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ये परियोजना उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा और हमीरपुर जिले को लाभ पहुंचाएगी। मैं आपसे पूछ लूं कहाँ ये योजना नहीं है, किस जिले में? इलाहाबाद दे दिया जाए, ललितपुर दे दिया जाए, सोनभद्र दे दिया जाए, तो बांदा, महोबा, हमीरपुर। और धसान नदी यमुना की सहायक नदी है, यही यहाँ पर गलत है, क्योंकि जो धसान नदी है, धसान नदी किसकी सहायक है ये भी आपको जानना चाहिए। ये बेतवा की सहायक है, और बेतवा में भी दाहिनी तरफ से मिलने वाली ये सहायक नदी है, बेतवा की सहायक नदी है, तो यही डी ऑप्शन इसका इनकरेक्ट है। नियोजन विभाग के वर्ष 2017-18 के आंकड़ों के मुताबिक यूपी की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 2017-18 की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि ये अभी तक डेटा, बाकी अनुमानित डेटा है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये प्रति व्यक्ति आय 58,821 रुपये, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और यूपी की प्रति व्यक्ति ये आय है, और पड़ोसी राज्य बिहार की आय से ये ज्यादा है, लेकिन मध्य प्रदेश की आय से कम है, राजस्थान की आय से भी कम है। बिहार की आय 38,631 है, लेकिन मध्य प्रदेश की 82,000 से ऊपर है, 82,291, और राजस्थान की 99,487 है। भारत की जो राज्य आय की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उनको हम अगले करंट अफेयर के एपिसोड में देखेंगे, लेकिन यूपी की आपको याद कर लेना है यहीं पर। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2021-22 में प्रति व्यक्ति कर्ज कितना होगा? 21-22 का ये अनुमान पूछा जा रहा है, कितना होगा? इसको निकालने का तरीका ये होता है कि आप ऋणग्रस्तता को देखिए और फिर जितनी जनसंख्या है उसे डिवाइड कर दीजिए। तो ऋणग्रस्तता है 5,65,909.69 करोड़ रुपए, 5,65,909.69 करोड़ रुपए। और इसको अगर हम अनुमानित डिवाइड कर दें 23 करोड़ आबादी से, 23 करोड़ आबादी से इसको भाग दे दें तो प्रति व्यक्ति आ जाएगी, और प्रति व्यक्ति तब ये आएगी 26,572 रुपये 21-22 में, 26,572 रुपये। और इससे पहले देखा जाए कि 20-21 में कितना था, तो 24,604 रुपये था, लेकिन आपको याद यही रखना है 26,572, जो कि 21-22 में होगा। अगर पूछा जाए 20-21 में कितना है तो 24,604 होगा। अगला जो प्रश्न है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार दूषित शहरों में उत्तर प्रदेश के शहरों का सही युग्म कौन सा है? मतलब स्थान और शहर यहाँ पे दिए हुए हैं। गाजियाबाद दूसरा स्थान, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, गाजियाबाद दूसरे स्थान पर रहा, बुलंदशहर तीसरे स्थान पर, नोएडा 5वें स्थान पर रहा, है ना। लखनऊ जो है वो 9वें स्थान पर रहा है, राजधानी उत्तर प्रदेश की लखनऊ है और ये 9वें स्थान पर रही है। बाकी ये सब क्रम सही दिए हुए हैं, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस तिथि को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माई गॉव मेरी सरकार पोर्टल को लॉन्च किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, डेट आपसे पूछी जा सकती है। 26 जुलाई 2021 को इन्होंने ये लॉन्च किया इस पोर्टल को, इंपॉर्टेंट है। और ये पोर्टल राज्य में लोग सरकार की जो बहुत सारी योजनाएं हैं, जो काम है, उन पर फीडबैक देने के लिए प्रयोग कर सकते हैं इस पोर्टल का। राज्य की विभिन्न योजनाओं की जो भी इंफॉर्मेशन है उसको पब्लिक डोमेन में डाला गया है, इसको देख सकते हैं, है ना। राज्य के आम नागरिकों से अन्य जो मुद्दे होते हैं जुड़े हुए, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, शिकायत दर्ज कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें इस पोर्टल के बारे में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रसाद परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया।
प्रसाद योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूरी तरीके से वित्त पोषित एक राज्य योजना है। जो प्रसाद परियोजना है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इसका उद्घाटन हुआ, जिसमें पर्यटक सुविधा केंद्र, 80 घाट से राजघाट तक क्रूज बोट, ये सब चीजें की गई। पिलग्रिम रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव, ये प्रसाद का फुल फॉर्म है और ये भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित है, ना कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के बारे में सत्य कथन आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। ये जो विधेयक है राज्य की जनसंख्या को नियंत्रित करने, स्थिर करने और कल्याण पर बल देता है कि उस कैसे जनसंख्या का कल्याण हो पाए। पहला स्टेटमेंट सही है। 4 से अधिक बच्चों वाले लोगों को स्थानीय चुनाव लड़ने से रोकने का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। यहाँ पर 2 से अधिक बच्चों की बात की गई है, न कि 4 से अधिक। 2 से ज्यादा बच्चे जिनके भी होंगे तो वो स्थानीय चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो बड़े वाले चुनाव पे क्यों रोक नहीं लगा रहे हैं? तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना। इसमें सरकारी नौकरियों में आवेदन करने, पदोन्नत पाने से भी रोकने का प्रावधान हुआ है अगर बच्चे ज्यादा होंगे। इसमें राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत योगदान कोष में 3% की वृद्धि करने का भी प्रस्ताव किया गया है और जनसंख्या नियंत्रण विधेयक को लागू करने के लिए राज्य जनसंख्या कोष की स्थापना करने का प्रावधान भी इस विधेयक के अंतर्गत किया गया है। और अंतिम प्रश्न है इस एपिसोड का, फिर अगला एपिसोड आएगा और आप इसको आईएएस प्रेप एकेडमी ऐप पर जाके जरूर दीजिए और हमारी टेस्ट सीरीज का भी लाभ आप उठाइए, जिससे कि आपकी तैयारी ऐसी हो जाए कि आप लीड करें, जितना कट ऑफ जाए उससे 10-15 मार्क्स आगे रहे आपका जो स्कोर हो। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां पर आतंकवाद रोधी दस्ते का प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया? और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देवबंद स्थान पड़ता है सहारनपुर में। कई बार अलग से भी ये पूछा गया है कि कहां पड़ता है, तो वहीं पर उत्तर प्रदेश सरकार ने आतंक निरोधी दस्ते, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड कमांडो के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है ना। और ये इसकी जो लोकेशन आपकी है वो एक तरफ आपको हरियाणा मिल जाएगा, एक तरफ आपको उत्तराखंड मिल जाएगा, उत्तराखंड और हरियाणा, और एक तरफ यूपी, यानी कि इसके ये यूपी में तो है ही है, ये बिल्कुल बॉर्डर पे पड़ता है देवबंद की जो लोकेशन है। ठीक है, तो इस लोकेशन की दृष्टि से भी ये इंपॉर्टेंट है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। आपको ये कैसा लगा जरूर बताएं, लोगों तक इसको पहुंचाएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमसे जुड़े रहें। सारे एपिसोड आपके पड़े हुए हैं इस चैनल पे, प्लेलिस्ट को विजिट करें, देखें और आईएएस प्रेप एकेडमी ऐप पर जाके इसका टेस्ट दें। थैंक यू सो मच।